चंद्र ग्रहण की रात 31 जनवरी 2018 का दिन था। आज भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला था। दिन भर से सूतक तो लगा हुआ ही था। सभी बोल रहे थे कि प्रथा के अनुसार घर से बाहर मत निकलना। वैसे भी इस बार ग्रहण कर्क राशि पर लग रहा था और राशि के नाम से मेरी राशि में वैसे ही नकारात्मक ही लिखा था। दिन भर मैं घर पर ही था, लैपटॉप पर टाइम पास कर रहा था। सुबह के 11 बजे से फिल्म देखते हुए और गेम खेलते हुए दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यही कुछ शाम के 5 बजे हो गए, राहुल का फोन आया। राहुल और मैं पिछले महीने मिले थे। हम लोग साथ में शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उसके इस हुनर को देखकर ही मैंने एक टीम बनाई। इसी के जरिए हमारी दोस्ती हुई थी। राहुल ने कहा, हम लोग फोटोशूट करने के लिए धर्मटेकरी आए हैं, तुम आ रहे हो क्या? मैंने कहा, अभी आना है क्या? तो उसने कहा, आराम से आ जाना, हम लोग शाम तक यहीं है। मैंने पूछा, शाम तक क्या शूट कर रहे हो? राहुल ने कहा, हम लोग मून शूट करने आए हैं और ग्रहण का पूरा शूट करेंगे रात तक। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, आकर फोन लगाऊंगा, कहकर मैंने फोन रख दिया। लैपटॉप में मूवी देखने में मैं कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। कुछ देर बाद मेरा मन हुआ कि अब जाऊं, लेकिन अब काफी समय बीत गया था। रात के 8:30 बज गए थे। दिन भर से बैठे हुए मेरा सर भी दुखने लगा था। अब ख्याल आया कि राहुल से पूछता तो हूँ कहाँ पर है। फोन लगाया तो राहुल ने कहा, हम लोग यहीं पर हैं, अभी तो 1 घंटे यहीं पर रहेंगे, आ जाओ। मन तो नहीं था, पर राहुल का घर शहर के दूसरे कोने चंदन गांव में था और मेरा दूसरे कोने में। इस वक्त राहुल जिस जगह पर था वह मेरे घर से बहुत ही नजदीकी पर थी। धर्मटेकरी शहर की वो ऊंची जगह में से है जहां से सारा शहर दिखाई देता है। रात होने पर तो नजारा और भी सुंदर हो जाता है। चारों तरफ चमचमाती लाइटों से जगमगाता शहर, मानो आसमान में तारों को उल्टे सर जगमगाते देख रहे हूँ। बहुत ही सुंदर नजारा होता है। मैं निकल पड़ा। जैसे ही धर्मटेकरी के गेट पर पहुंचा तो देखा वहां तो ताला लगा हुआ था। एक मन हुआ कि गेट कूदकर चला जाऊं, फिर सोचा जब ताला लगा हुआ है तो वो लोग कैसे गए होंगे। ये सोचकर मैं रुक गया। मैं मुड़ा ही था कि उतने में आवाज आई। एक आदमी गेट के अंदर खड़ा हुआ फोन पर बातें कर रहा था। मैं मुड़ा और उसकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। बात खत्म होते ही मैंने उससे कहा, भैया ये गेट क्यों बंद है? उसने उत्तर दिया, गेट शाम को ही बंद हो जाता है, एस बड़ी ईपी के आदेश हैं 7 बजे बंद करने के। मेरी नजर तभी एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर ये लिखा हुआ था, पर मैंने उसे तवज्जो ना देते हुए कहा, भैया मेरे दोस्त ऊपर ही हैं, अभी आज ग्रहण का शूट कर रहे हैं, मुझे आने में जरा देर हो गई, चले जाने दो। उसने कहा, नहीं आदेश है। तो मैंने कहा, मैं गेट कूदकर चले जाऊं क्या? तो उसने कहा, नहीं कैमरे लगे हुए हैं और आदेश भी है, मैं गेट नहीं खोल सकता। या फिर आप साहब से बात कर लो, वो कहे तो मैं जाने दूंगा। इतना ही कहना हुआ था कि उसने किसी को फोन लगाया और बात करके मेरे विषय में इस बात की चर्चा करने लगा। बात से तो लग रहा था कि वो एसपी से ही बात कर रहा था। बात खत्म होने के बाद उसने कहा, नहीं जाने दे सकता, साहब ने मना कर दिया है। मैंने कहा, तुम मेरी बात कराओ, मैं बात करता हूँ। किसी के आने की आवाज आ रही थी। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त आने लगे। कुछ 3 लोग आ रहे थे, लेकिन इनमें से मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, पर ये बात वह कैसे मानता? मैंने कहा, ये मेरे दोस्त नहीं है, वो रात तक शूट करेंगे, अभी नहीं आने वाले, मुझे भी जाने दो। ये कहते ही वह मुझसे इस बात का प्रमाण मांगने लगा। अब वो तीनों लड़के गेट के पास आ गए थे और गेट खोलने के लिए उस आदमी से कहने लगे। उसने उन तीनों को फटकारते हुए कहा, गेट बंद होने का समय हो गया, तुम लोग ऊपर क्या कर रहे थे अब तक? तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि ऊपर कुछ लड़के फोटोशूट कर रहे हैं, वही देख रहे थे। अब मुझे साबित करने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन लोगों को बाहर जाने के लिए उसे गेट खोलना ही पड़ा, जिसके बाद उसने मुझे कहा, तुम भी जाओ और उन लोगों को जल्दी लेकर आना। ये सुनते ही मैं जल्दी से निकल पड़ा। शुरुआत में कुछ 200 सीढ़ी करीब चढ़ना पड़ता है। हर बार तो यह इतना ज्यादा नहीं लगती थी जितनी आज लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ था।
झिगुर और रात में चिल्लाने वाले कीड़ों की आवाज लगातार आ रही थी। सीढ़ी चढ़ने के ठीक बाद ऊपर एक मजार बनी हुई है। मजार के पास में ही एक घर बना हुआ है। इस घर में बरसों से एक बाबा रहा करते हैं। ये टेकड़ी की देखरेख करते हैं। सीधी चक्का पीछे देखो तो ठीक सामने से आधा शहर नजर आने लगता है। मैं कई बार यहाँ आया हूँ पर रात में नहीं। ज्यादातर लोग यहाँ की मनगढ़ंत कहानियों के कारण इतनी रात तक तो यहाँ से चले जाते हैं। 8 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा, ऊपर बनी पानी की टंकी के पास बैठे कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस हरकत ने मुझे डरा दिया। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। मैं किसी भी तरह से सीधे हाथ की तरफ बने रास्ते से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर चलने के बाद मैंने दोस्तों की स्थिति पूछने के लिए फोन लगाया। फोन पर बात हो ही रही थी कि अचानक फोन बंद हो गया। अब तो सांसें और भी तेज हो उठी थी। मैं हाफता हुआ तेज तेज चला जा रहा था। एक मन हो रहा था वापस चला जाऊं, पर ख्याल आया कि वापस जाना, वो भी अकेले, वो तो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते मैं बार बार फोन की बटन को दबाता रहता ताकि फोन चालू हो जाए तो फोन पर बात करता रहूं, जिससे डर थोड़ा कम हो। लेकिन नहीं, आगे बढ़ते हुए एक बार फोन में मानो वापस जान आ गई हो। फोन चालू हो गया। मैंने तुरंत ही राहुल को फोन किया। अब वो दोनों मुझसे ज्यादा दूरी पर नहीं थे। मैं और तेज चलने लगा। अब मैं रात के करीब 9:30 बजे पूरी धर्म टेकरी पर अकेला, वो भी टेकरी के अंतिम छोर पर जहां मुझे कोई सुन भी नहीं पाता, पहुंच चुका था। सामने एक पुराना सा पेड़ लगा था जिस पर रात के समय एक काला सा झंडा दिखाई दे रहा था। राहुल ने कहा था उस पेड़ के पास पहुंचते ही आवाज लगा देना, हम लोग वहीं पर है। पहुंच तो मैं गया था पर आवाज लगाने की हिम्मत नहीं थी उस समय। एक भयावह सी दिखने वाली जगह जहां शायद इस समय मेरे अलावा और कोई हो ही ना, और मैं दोस्तों के यहाँ आने के वहम में ही यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। हो सकता है ठंड का मौसम तो था ही, खैर मैंने भी गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन अचानक ठंड और ज्यादा बढ़ गई हो ऐसा लगने लगा था। मैंने बिना देरी किए राहुल को फोन किया। राहुल ने फोन उठाया। हाँ भाई, कहाँ हो? मैंने कहा, जहाँ तुमने कहा था आखिरी में जिस पेड़ पर झंडा लगा है उसके पास ही हो तुम दोनों? बस वहीं आ गया हूँ। राहुल ने कहा, हाँ हम लोग वहीं हैं, तुम उस पेड़ के पास से थोड़ा नीचे उतर आओ। अब फोन कट गया था। मैं पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सीधी ढलान थी। आवाज आई, हम यहीं हैं। मैं और आगे बढ़ा। अचानक पीछे किसी के खड़े रहने का एहसास हुआ। मैं घबराकर तेजी से पलटा। एक काले रंग के कपड़ों में सफेद बिखरे बालों वाला कुबड़ निकला हुए, आंखें नीली आग की जलती लौ जैसी, गले में लाल काले रंग की माला जिसमें इंसानी खोपड़ी बनी थी, हाथ में लकई। मेरी सांस थमी की थमी रह गई। आंखें मानो थी ही नहीं, एकदम से सब कुछ काला सा दिखने लगा हो। उस अजीब से प्रेत ने मुझे पलटते ही उस पहाड़ से धकेल दिया। मैं पत्थरों से टकराता नीचे गिर रहा था। जगह जगह पर चोट लग चुकी थी। नीचे पहुंचते हुए तो लगभग जिंदा बचता ही नहीं, पर जैसे ही नीचे गिरा और लुढ़कना बंद हुआ, कुछ लोग दौड़ते हुए मुझे उठाने आ गए। 2-3 लोग मेरे कपड़े साफ करने लगे। एक मोटी सी आंटी मानो जानी पहचानी सी लग रही थी, पूछने लगी, बेटा कहीं लगी तो नहीं? मैंने जैसे ही सर पर हाथ रखा तो पत्थरों से टकराकर जो मेरे सर पर चोट लगी थी, तेजी से खून बह रहा था। सब कुछ ऐसे गायब हो गया था मानो 1000 फीट की ऊंचाई से मुझे लिफ्ट से उतारा गया हो। मैं घबराकर ऊपर की ओर, जहां से उस प्रेत ने मुझे धक्का दिया था, वहां देखते हुए बोला, उसने मुझे धक्का दिया है। ठीक उसी जगह वो प्रेत अब भी वही खड़ा था। मेरी सांसें फिर रुक सी गई। मैं जोरों से हांफने लगा और आसपास खड़े लोगों से कहने लगा, वो देखो वहाँ भूत है, वहाँ भूत है। सभी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं उन लोगों की तरफ बहुत गंभीर रूप से देखने लगा। इसी बीच मेरी नजर उस जानी पहचानी आंटी की तरफ पड़ती है। उनके पैरों के पास हूबहू मेरी शक्ल का लहूलुहान, अरे हूबहू मेरी शक्ल का नहीं, मैं ही तो पड़ा हुआ था। वो आंटी का हंसता हुआ चेहरा और डरावना लगने लगा था। उनके दांत अचानक बढ़ने लगे थे। अरे ये तो वही पड़ोस वाली आंटी थी जो पिछले साथ खत्म हो गई थी, और ये दोनों जो मेरे पास खड़े होकर मुझे उठाने आए थे, ये भी तो कुछ साल पहले मर चुके थे। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे।
आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे इर्द गिर्द खड़े वह तीनों लोग मुझे रोता देख और जोर जोर से हंसने लगे थे। अब मैं रोते हुए अपने चेहरे पर हौंठ रखकर वहीं बैठ गया। उतने में एक आवाज आई, हम लोग इस तरफ है। मैंने आंखें खोला तो मैं उस पेड़ के पास खड़ा हुआ था जहां पर राहुल ने मुझे बुलाया था और जहां से मैं नीचे उतर रहा था। मेरे सामने सीधी ढलान थी। उसी ढलान से लगी एक समतल जगह थी जहां एक लंबे से ट्राइपॉड पर एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे के पास अंधेरे में दो काले से लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक मुझे हाथ दिखाकर बुला रहा था। वह राहुल सा दिखाई दे रहा था। उसने अब अपने फोन की टॉर्च चालू किया और कहा, वहां से देखकर आना। आते समय मैं फिसल गया था वहां। अब उसने मुझे टॉर्च से उजाला कर रास्ता दिखाया। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर वो दोनों ग्रहण के चांद की शूटिंग कर रहे थे। प्रदीप, कैमरे का एक क्लिक करके आने के बाद, राहुल अब 7-8 मिनट बाद तुम जाकर एक क्लिक और ले लेना। फिर वह आकर मुझसे, और भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आने में? मैंने कहा, नहीं यार, एक गजब ही अनुभव रहा। एक गजब की हॉरर स्टोरी चल रही थी माइंड में। बेड के पास पानी के पाउच रखे थे, मानो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे एक पल के लिए ये झूठ लगा रहा था। प्रदीप ने एक पानी का पाउच उठाकर मुझे दिया। अब पानी पीकर जान में जान आई। अब कुछ देर तक हम शूटिंग करते रहे। टेकरी से पूरा शहर लगभग साफ नजर आता है। रात के समय तो मानो कोई अद्भुत नजारा ही आंखों के सामने आ पड़ता है। चारों ओर चमचमाती लाइटें, कुछ सफेद तो कुछ पीली, मानो धरती पर पूरा तरामला दिख रहा हो। अब जैसे ही ग्रहण हटा, हम भी कैमरा पैक कर वहां से घर की ओर चल पड़े और इस तरह की रहा जनवरी 2018 की वह पूर्णचंद्र ग्रहण वाली रात की कहानी, जो कि शायद ही कभी भुलाई जाएगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।